मनी नाइन की खास पेशकश मनी मॉक में आप सभी का स्वागत है और आज खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ राधिका गुप्ता जी मौजूद हैं, एमडी एनसीओ एडवाइस की। राधिका जी, पहले तो मनी नाइन के इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और आप लोग ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैम, पहला सवाल यही रहेगा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा काफ़ी तेज़ी के साथ डीमैट अकाउंट भी बढ़ रहे हैं, एएमसीज़ के अंदर फ्लो भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ एक कंसर्न अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे इक्विटी मार्केट को लेकर के संशय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता है इससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे कोई असर पड़ेगा या इसकी ग्रोथ जिस तरीके से हुई हम लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कम होंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है स्ट्रक्चरली तो म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ जारी रहेगी। हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियलाइजेशन के ज़रिए 15 से 18% म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा। हाँ, हर साल ऐसा नहीं ग्रो करेगा। अब कुछ साल जैसे पिछला साल था बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ साल थोड़े मंदे रहेंगे मार्केट के हिसाब से भी। लेकिन हमने देखा है कि जो भी है 13,000 करोड़ की तो एसआईपी बुक हमारी हो गई है इंडस्ट्री की, उस पर मंथ ऑन मंथ बढ़ती जा रही है। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं बहुत स्ट्रक्चरली बुलिश हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। कुछ एक कंसर्न भी नज़र आए। हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स सवाल भेजते हैं। कुछ एक फंड ऐसे रहे जिनको लेके कुछ एक सवाल उठे, तो आपको लगता है इससे कुछ भरोसा निवेशकों का थोड़ा डगमगाता है, या आपको लगता है कि स्ट्रक्चरली हम लोग इतने मजबूत हैं कि इस तरह की समस्याओं को रेगुलेटर जो है वो हैंडल कर लें? आई थिंक, और हमने हाल ही देशों में हुए बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं पिछले हफ्तों में, तो आई थिंक हम वैल्यू नहीं करते कि हमारा रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेबी आरबीआई का है कितना अच्छा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इंसिडेंसेस नहीं होंगे, हमारी इंडस्ट्री में भी हुए हैं और इंडस्ट्री में भी हुए हैं, लेकिन वो इंसिडेंसेस छोटे हैं। और हम हर इंसिडेंस के बाद हम सीखते हैं। देखिए, हम एक परफेक्ट इंडस्ट्री तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज़रूर गलतियों से सीख के बेटर होते जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो बड़े शहर हैं वहाँ तक सीमित है। तो क्या कुछ आपको लगता है कि बाधाएं हैं जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर से कब से आपको लगता है कि डिमांड आनी शुरू होगी या इन्वेस्टमेंट को लेकर के लोग म्यूचुअल फंड की तरफ भी आगे बढ़ेंगे? उनका फोकस अभी भी जो पुराने तरीके हैं उन पर ही ज़्यादा भरोसा है। देखिए, दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो एस्पिरेशन तो है, टीयर 2 टीयर 3 शहरों में मैं तो काफ़ी युवा लोगों से भी बात करती हूँ सोशल मीडिया पे, चाहे अपने करियर को लेके या पैसे को लेके। एस्पिरेशन तो बहुत है, एस्पिरेशन की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन और जानकारी भी बहुत है। अब एक तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, जो बहुत गलत फहमियाँ हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, ये सब। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है जिस पे हम शायद इनफ फोकस नहीं कर पाते, कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो ज़्यादातर इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है वो डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडियरीज़ की तरफ हुई है। अभी भी हम देखें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा, इतने भारी उसमें एजेंट्स हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हमें 1 लाख ही कुछ रजिस्टर्ड ARN होल्डर्स हैं, तो 10 लाख होने पड़ेंगे। आप थोड़ा लीक से हट के बात करते हैं, खुद एक महिला हैं और इतनी जिम्मेदारी भरा काम कर रही हैं, लेकिन भारत में अभी भी हम देखें तो 40 लाख करोड़ रुपए जो मैनेज किए जा रहे हैं उसमें से 428 जो फंड मैनेजर हैं उसमें सिर्फ 42 महिलाएं हैं। तो आधी आबादी की 10% से के आसपास हिस्सेदारी, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? आई थिंक, आई होप आप लोग आपकी बात सुन रहे हैं। ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं इससे मैं कुछ खुश नहीं हूँ, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपकी 50% इन्वेस्टर बेस महिला है तो आपकी जो विमेन मनी मैनेज कर रही हैं वो भी ऐसी दिखनी चाहिए। क्योंकि जब भी एक महिला एक फ़ंड मैनेजर, एक CEO, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होती है, फाइनेंस मिनिस्टर, रेगुलेटर होती है, तो दूसरी महिला को लगता है कि फाइनेंस सिर्फ मर्दों का काम नहीं है, महिला का भी काम है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई होप हमारे रेगुलेटर्स और इकोसिस्टम इसके बारे में भी और इस पे थोड़ा गौर करें। हाल ही में कल सेबी का एक वो आया कि 20% जो IIP स्पेंड है वो सिर्फ महिला निवेशक पे होना चाहिए। ये इसको किसी न्यूज़ ने नहीं कवर किया, बहुत अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। चलते चलते अब ओवरऑल इंडस्ट्री की अगले जो आपने कहा 15 से 18% की ग्रोथ रहेगी, और नए प्लेयर आने चाहिए, और नए प्लेयर्स आने पे आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रेगुलेशन को लेकर के, क्या और ज़्यादा कुछ रेगुलेशन में ढील देने की आवश्यकता है, कुछ और सख्ती करने की आवश्यकता है? कैसे देख रही हैं ओवरऑल अभी जो स्ट्रक्चर है इंडिया में? आई थिंक जब मैंने 5 साल पहले ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो लोग कहते थे कि टॉप 5 के अलावा यहाँ कुछ हो नहीं सकता, कंसोलिडेशन होगी। अब ऐसे वी आर 45 प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, मुझे लगता है 60 प्लेयर्स भी हो जाएंगे। एंड आई थिंक अगर आप डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में देखें, वी डोंट हैव टू मैनी म्यूचुअल फंड्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा और आए, नए नए प्लेयर्स आए। और आजकल
कोई ब्रांड नहीं देखता, कंज्यूमर देखता है कि आप मुझे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे फ़िल्मों में कि मैं कहती हूँ आप किसके बेटा-बेटी है वो नहीं देखते। फ़िल्म अच्छी बना रहे हैं, मुझे 3 घंटे का पैसा वसूल दे रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। तो प्लेयर्स आने चाहिए और प्लेयर से इंडस्ट्री में इनोवेशन बहुत आएगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल जो हमारे पास व्यूअर्स ज़्यादातर पूछते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं इक्विटी मार्केट नहीं है अच्छा परफॉर्म करना तो क्या सारे पैसे इक्विटी से निकाल लें, क्या सारे पैसे डेट में डाल दें। तो वो जो लोगों के अंदर स्टॉक मार्केट की तरह जो लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे मतलब अपनी प्लानिंग किस तरीके से सोच क्या लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, या जैसे शेयर बाजार में तुरंत पोर्टफोलियो बदल लिया वैसे म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए क्या? चलते चलते यार आई थिंक 2 शब्द हैं एसेट एलोकेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप मील में सिर्फ दाल नहीं खाते और सिर्फ चावल नहीं खाते, दोनों खाते हैं। और तो डेट और इक्विटी अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में भी दोनों पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। तो एसेट एलोकेशन करेंगे तो गलतियां बहुत कम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे तमाम दर्शक जो है निश्चित रूप से काफ़ी प्रेरित होंगे आपकी बातें सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल राधिका जी का ये कहना है कि एक निश्चित एसेट एलोकेशन जो है वो आप कीजिए और बार बार जो आपके फंड मैनेजर हैं उन पर भरोसा कीजिए, खुद जो है स्ट्रेटजी बार बार मत बदलिए और हमसे भी बार बार इस तरह के सवाल मत पूछिए। फिलहाल के लिए मनी मॉक में इतना ही, नमस्कार।